मैंने अपने दोस्त हमीद को वाजदा से मुलाकात के मुतल्लिक बताया तो वो उछल पड़ा। हमीद गैर मामूली तौर पर बल्कि गैर कुदरती तौर पर दलेर जवान था। यारी दोस्ती में इतना वफादार कि दोस्त की खातिर आग में भी कूद जाता। मेरी बात को सच मानो खानी, हमीद ने कहा। तुम्हारा और वाजो का मिलाप अल्लाह को मंजूर है, ना होता तो वो तुम्हें यहाँ ना मिलती। तुम्हें तो मालूम ही नहीं था कि वो तुम्हारे इतनी करीब रहती है। तुम अल्लाह के इशारे पर उधर चले गए थे और वो तुम्हें नजर आ गई और उसके साथ तुम्हारी बातें भी हो गईं। इतने सूफी और वली ना बनो यार, मैंने कहा। मुझे ये बताओ कि मैं परसों रात उसके यहाँ जाऊं या इस खतरे में ना पड़ूं। तुम जाओ, उसने कहा, और इस खतरे में भी पड़ो। वो ये ना कहे कि जिससे दिल लगाया था वो बुज़दिल निकला। और ये भी सुन लो, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम उसके क्वार्टर में चले जाओगे तो मैं करीब ही कहीं छुप कर देखता रहूंगा। तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो मैं मदद को पहुंचूंगा। आम शहरी इस खतरे को नहीं समझ सकते जो मैं मोल ले रहा था। रात के वक्त किसी दूसरी बटालियन के इलाके में दाखिल होना, और दाखिल भी फैमिली क्वार्टरों के इलाके में होना, इतना बड़ा जुर्म था कि कोर्ट मार्शल हो सकता था, जिसमें सर्विस से तो डिसमिस होना ही था, जेल भी जाना पड़ता। फिर भी मैंने वहां जाने का फैसला कर लिया। अगले रोज शाम से कुछ देर पहले मैं और हमीद उधर गए। सामने सड़क थी, उधर गेट था। वहां हर वक्त संतरी मौजूद रहता था। चूंकि यह सिग्नल बटालियन थी, इसलिए इसके बारकों और दफ्तरों के इलाके के इर्द गिर्द लोहे के खड़े पाइपों का जंगला था। एक गेट पीछे की तरफ था, वहां भी 24 घंटे संतरी मौजूद रहता। संतरी किसी को अंदर जाने से रोकते तो नहीं थे, लेकिन ये बताना पड़ता था कि किससे मिलना है। जंग लगी हुई थी। हिंदुस्तान में जर्मनी और जापान के जासूस मौजूद थे, जो जर्मनी और जापान के बाशिंदे नहीं बल्कि हिंदुस्तानी थे। इसलिए हर आने और अंदर जाने वाले को चेक किया जाता था। ये सिग्नल बटालियन थी जहां पैगामात आते जाते रहते थे, इसलिए वहां चेकिंग ज्यादा सख्त थी। हमने फैमिली क्वार्टरों के एक पहलू में जंगला देखा। एक जगह से 2 पाइप निकले हुए थे। साफ पता चलता था कि यहाँ से गुजरने का रास्ता खुद ही बना लिया गया है। ये रास्ता ठीक है, हमीद ने कहा। रात को इधर अंधेरा भी होता होगा और वो क्वार्टर भी दूर नहीं। हम वापस अपनी बारकों में चले गए। वो रात आ गई। मैं और हमीद 9 बजे चल पड़े। थोड़ा सा तो फासला था। एक डर ये था कि आसिफ किसी वजह से घर ही ना हो। वो बीमार हो सकता है, ड्यूटी बदल भी सकती है। मत डरो यार, हमीद ने कहा। सीधे अंदर ना जाना, दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देना। अगर दरवाजे में दर्ज हुई तो उसमें से अंदर देख लेना। अगर वो आता नजर आया तो भाग आना। ये कोई दानिशमंदी वाला मशवरा नहीं था। मैंने वाजदा के पास जाना ही था। उसने मेरी खातिर घर वालों से मार खाई थी, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में जहर घोल लिया था। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। उसने मुझसे मोहब्बत की थी और मर्दों की तरह कहा था कि वो मेरे सिवा किसी को कबूल नहीं करेगी। अब उसने मुझे बुलाया था। मैं मर्द होकर कैसे कह देता कि मैं उसके घर आने से डरता हूँ। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां से जंगले में से किसी ने 2 पाइप निकाल कर रास्ता बनाया हुआ था। मैंने हमीद से कहा कि वो यहीं ठहरे, लेकिन उसने जंगले के अंदर एक दरख्त देख लिया था। ये पीपल का दरख्त था जिसका तना बहुत चौड़ा था। सड़क की बत्ती दूर थी। हमीद तने की अंधेरी तरफ खड़ा हो गया। वहां से उसे वाजदा का क्वार्टर नजर आता था। मुझे मालूम था कि ये सब एक एक कमरे के क्वार्टर हैं। मैं तीसरे क्वार्टर से 4-5 कदम दूर था कि दरवाजे से एक सर बाहर निकला। मैंने अंधेरे में पहचान लिया कि ये वाजदा है। मैं उसके करीब गया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और हमारे इलाके के रिवाज के मुताबिक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर मेरा इस्तकबाल किया। मैं अंदर गया तो उसने दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। छोटा सा सहन था, जर्रा जितना बरामदा था और तंग सा एक कमरा था। सिपाही से हवालदार तक को ऐसे ही क्वार्टर दिए जाते थे। अंग्रेज बादशाह हिंदुस्तानियों को इसी काबिल समझता था। कुत्ते के डरबे जैसे फैमिली क्वार्टर बना दिए थे। बाज पुराने फौजियों और हवालदारों के 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। इतनी बड़ी फैमिली को भी यही डरबे जैसे एक कमरे का क्वार्टर दिया जाता था। वाजदा ने मुझे अंदर ले जाकर चारपाई पर बिठाया और मेरे पास बैठ गई। हम दोनों के ज़मीर पर ऐसा बोझ नहीं था कि हमारे ताल्लुकात नाजायज़ थे। हमारी मोहब्बत रूहों का मिलाप था। अलबत्ता इस गुनाह का मुझे एहसास था कि मैं एक शादीशुदा औरत के पास उसके खामिन की गैर हाजिरी में बैठा हुआ था। लेकिन जवानी में इतनी गहराई में कौन सोचता है। ज़रा सी देर में हम दोनों भूल ही गए कि हम कहाँ बैठे हैं। मुझे आज वो वक्त इस तरह याद है जैसे कल परसों हम उस क्वार्टर में इकट्ठे बैठे थे। दिल से सब खौफ और ख़तरे निकल गए थे। वाजदा मुझे अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की दास्तान सुना रही थी। कभी उसके आंसू निकल आते और कभी वो मुस्कुराने लगती। उसने वही बातें सुनाई जो सदाकत मुझे लिख चुका था। मैं तुम्हें एक बात बता दूं खानी, वाजदा ने कहा। मैंने उसे तुम्हारा बता दिया था। ये शख्स मेरे ज़ेर हो गया और मेरी बातें मानने लगा तो मैंने उसके साथ अपना रवैया नरम कर लिया। एक रोज़ ये मेरे पीछे पड़ गया कि बताओ तुम किसे चाहती हो। मैं टालती रही। उसने मिन्नत समाजत के लहजे में पूछा तो मैंने उसे तुम्हारा नाम बता दिया और साथ में ये कहा कि ये ना समझना कि मेरे उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे।
वो मेरा उस्ताद है, इसलिए मेरे दिल में उसका एहतराम है, और हमारी जो मोहब्बत है वो आसमान पर चमकने वाले सितारों की तरह पाक और शफाफ है। वो तो मुझे जानता है, मैंने कहा। कभी उससे मेरा आमना सामना हो गया तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? वो जैसा भी सलूक करे, वाजदा ने कहा। तुम उसके साथ अच्छा सलूक करना। अगर तुम्हारे साथ रोब या दबदबे की बात करे और ज्यादा बदतमीजी करे तो मेरी तरफ से इजाजत है, जो बेहतर समझो वो करना। हो सकता है कि तुम्हारे साथ बक बक करे। ये कहता था, खानी तो छोटी जात का आदमी है। मैंने उसे कहा था कि हम ऊंची जातों वालों में नीचपन होता है, कि खानी की जात हमसे नीचे है लेकिन वो बहुत ऊंचा आदमी है। आप ये बताओ कि हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। तुमने क्या सोचा है? उसके साथ बनाकर रखो या इधर उधर हो जाओ? जब दिल ही कहीं और हो तो बनाकर कैसे रखूं? वाजदा ने कहा। ये खुदा की जात ने मुझ पर रहम किया है कि उस अकड़ आदमी को मेरे आगे झुका दिया। बाकी रहा इधर उधर का मामला, ये फैसला तुम करोगे। मैं वही हूं जो पहले था, मैंने कहा। मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे घर में तुम आओगी या कोई नहीं आएगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, हम दोनों चौंक उठे। ये कौन है? वाजदा ने पूछा। मेरा दोस्त होगा, मैंने कहा। वो मेरे साथ आया है, जंगले के करीब पीपल के नीचे खड़ा है। दस्तक फिर हुई। आसिफ ही ना हो, वाजदा ने कहा। तुम इस चारपाई के नीचे हो जाओ, वो हुआ तो जल्दी चला जाएगा। मैं चारपाई के नीचे हो गया। वाजदा ने चारपाई पर बिछी चादर को और नीचे कर दिया। दूसरी तरफ से चारपाई दीवार के साथ लगी हुई थी। वाजदा दरवाजा खोलने चली गई। वो वाजदा का खामिन आसिफ था। कहता आ रहा था कि तुम शायद गहरी नींद सो गई थी। मैंने 2-3 दफा दरवाजा खटखटाया था। वाजदा ये कहती हुई कमरे में दाखिल हुई कि मेरी ऐसी आंख लगी कि होश ही न रहा। ड्यूटी हो गई? वाजदा ने पूछा। हो कहाँ गई? आसिफ ने कहा। सारी रात की ड्यूटी है, तुम्हें देखने आ गया हूँ। वो बड़े अच्छे मूड में था, बल्कि रुमानी मूड में। कुछ देर रुकोगे ना? वाजदा ने प्यार से पूछा। थोड़ी देर, आसिफ ने कहा। पहले कभी मैं ड्यूटी छोड़कर नहीं आया था। आज मालूम नहीं क्या हुआ कि अचानक दिल घबराने लगा और फिर इस तरह महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत बुरी खबर आ रही है या कुछ होने वाला है। बार बार ख्याल तुम्हारी तरफ जाता था। पहले मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाता था, लेकिन आज मालूम नहीं क्यों मुझे वहम हो गया कि तुम खैरियत से नहीं हो। दोनों उसी चारपाई पर बैठ गए जिसके नीचे मैं हाथों और घुटनों के बल छुपा हुआ था, और मैं सोच रहा था कि आसिफ ने मुझे देख लिया तो वो क्या करेगा और मैं क्या करूंगा। उसने ये तो जरूर ही करना था कि वाजदा को उसके घर से निकाल देता और मुझे जान से मार देना था। मैं यही सोचता रहा और आसिफ रुमानी और जज्बाती हरकतें करता रहा। वो आखिर मियाँ बीवी थे। मैं उस लाउबाली उम्र में तो कुछ नहीं समझ सका था। आज इस बुढ़ापे में जब जिंदगी के तजर्बात, वाकयात और हालात ने दिमाग को पुख्ता कर दिया है, उस वक्त की हर बात समझ में आ रही है। मैं आसिफ की गैर हाजिरी में वाजदा के पास जा बैठा तो आसिफ ने अपने दिल में घबराहट महसूस की और उस पर बेचैनी की जैसी कैफियत तारी हो गई कि वो ड्यूटी छोड़कर वाजदा के पास दौड़ा आया। ये एक साफ अलामत थी या सबूत था कि आसिफ के दिल में और रूह में वाजदा की मोहब्बत बड़ी गहरी उतरी हुई थी। एक गैर मर्द वाजदा के पास जा बैठा तो आसिफ का दिल बेचैन हो गया। उसे टेलीपैथी कह लें, रूहानी ताल्लुक कह लें, ये हकीकत है कि इंसानों का आपस में गायबाना ताल्लुक होता है। वाजो, आसिफ वाजदा से कह रहा था, मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा करो। दिल ने बेचैन होकर मुझे मजबूर कर दिया कि उड़कर तुम तक पहुंचूं। तुम्हें देख लिया है कि तुम ठीक ठाक हो तो दिल को सुकून आ गया है, और तुम ऐसी पत्थर दिल हो के मैं तुम्हारी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं करती। वाजदा ने बड़े ही प्यारे लहजे में कहा। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, ये समझ लो कि मैंने दिल पर पत्थर रखा हुआ है, लेकिन तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगी। तुम ड्यूटी पर पहुंचो, ये बातें तो होती ही रहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अफसर राउंड पर आ जाए। जा रहा हूँ वाजो, आसिफ ने कहा। मैं चारपाई के नीचे पेचो ताब खा रहा था और चारपाई पर मोहब्बत का खेल खेला जा रहा था। एक बार तो मैं बेकाबू हो चला था। मेरी ज़हनी और जज्बाती कैफियत उस बच्चे जैसी थी जिसके खिलौने के साथ कोई और बच्चा खेल रहा हो। बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया, वरना इस इरादे से चारपाई के नीचे से निकलने लगा था कि आसिफ का गला घोंट दूंगा और वाजदा को साथ लेकर कहीं भाग जाऊंगा। अल्लाह ताला ने करम किया कि मुझे ये सोच आ गई कि मैं फौरन पकड़ा जाऊंगा। मैं तो सजाए मौत खुशी से कबूल कर लूंगा, लेकिन वाजदा बेगुनाह मारी जाएगी और उसकी रुसवाई अलग होगी। इतने में आसिफ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चारपाई के नीचे से मुझे दोनों की टांगें नजर आ रही थी जो मुझसे सिर्फ एक कदम दूर थीं। आसिफ वर्दी में था, उसने फौजी बूट पहन रखे थे। वाजदा उसके साथ दरवाजे तक गई। मुझे ख्याल आता है कि कमज़ोर सी औरत एक बड़े ही ताकतवर आदमी की कितनी बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। आसिफ बुज़दिल और बेगैरत ख़ानदान का आदमी नहीं था। उस ख़ानदान के मर्दों ने किसी वक्त अपने एक दुश्मन ख़ानदान के साथ खुली लड़ाई में 2 आदमी कत्ल किए और अपना एक आदमी फांसी चढ़वाया था। उनके गाँव में इर्द गिर्द के इलाके में उस ख़ानदान का रोब चलता था। आसिफ भी जवां मर्द और लाठबाज था, लेकिन ये आसिफ वाजदा के कदमों में बैठ गया था। अगर वाजदा आसिफ से गुस्से और एहतजाज वाला रवैया इख्तियार करती और अखड़पन दिखाती तो आसिफ उसे दिन को तारे दिखा देता।
इसके बजाय वाजदा ने उसे प्यार और अपने हुस्न की मार दी और उसके सामने एक रकीब खड़ा कर दिया। उसके इशारों पर चलने लगी और साथ उसे ये भी कह दिया कि उसे उससे मोहब्बत नहीं और वो मुझे चाहती है। मैं चारपाई के नीचे छुपा हुआ था। मैंने अपने ऊपर उन दोनों की बात सुन ली थी और उनकी हरकतें महसूस कर ली थी। मैंने पहली बार वाजदा की बातें सुनी और आसिफ के साथ उसका बर्ताव देखा। मैं हैरान हुआ कि इस लड़की में इतनी अकल है कि वो फरेबकार और चालाक नहीं थी, बड़ी खरी और सच बोलने वाली लड़की थी। आसिफ को रुखसत करके और दरवाजे की चिखनी चढ़ाकर वो अंदर आई। कुछ देर वहीं रहो, उसने कहा। उसे अपनी ड्यूटी वाली जगह तक पहुंच लेने दो। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे बाहर आने को कहा। मैं चारपाई के नीचे से निकला। देखा खानी, उसने कहा, मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रख कर उस शख्स को खामिंद बना रखा है। मैं सोचती हूँ कि मैं ये कब तक बर्दाश्त करूंगी। मैंने उसे फरेब से राम किया हुआ है, उसे मैं गुनाह समझती हूँ। कोई रास्ता निकालो खानी। उस वक्त मेरे जज्बात दहकते अंगारे बने हुए थे, मेरी सांसें फूली हुई थी। मुझे एक ही रास्ता नजर आता है वाजो, मैंने कहा। मैं अपने दोस्त हमीद को साथ मिलाकर उसे यहीं कत्ल कर सकता हूँ। हम ऐसा तरीका सोच लेंगे जिससे कातिल का सुराग नहीं मिलेगा। तुम अपने घर चली जाओगी, फिर तुम मेरे साथ भाग आना। निकाह पढ़ा लेंगे। तुम्हारा बाप हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना चाहेगा तो मैं डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देकर उसका मुंह बंद करवा दूंगा। चाहती तो मैं भी यही हूँ, वाजदा ने कहा, लेकिन डर सिर्फ ये है कि तुम पकड़े जाओगे। हम अंधाधुंध कुछ नहीं करेंगे, मैंने कहा। अच्छी तरह सोच समझ कर करेंगे, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। अब मुझे जाना चाहिए। हमने अगली मुलाकात इस तरह तय की कि मैं 10 दिनों बाद फलां दिन 4 बजे के लगभग जंगले के बाहर सड़क से गुजरूंगा और वाजदा मुझे बता देगी कि आसिफ की रात की ड्यूटी किस रोज होगी। मैं वहां से निकल आया। 2 घंटे गुजर गए थे। हमीद पीपल की ओट में बैठा हुआ था। मुझे देख कर उठा। क्वार्टर में कौन आया था, उसने पूछा। उसका खामिन तो नहीं था? वही था यार, मैंने उसे साथ लेकर चलते हुए कहा। वाजो ने मुझे चारपाई के नीचे छुपा दिया था। मैंने देखा था, वो जल्दी चला गया था, हमीद ने कहा। लेकिन मैं तो परेशान हो गया था। मैं तो समझ बैठा था कि वो अचानक आ गया था और तुम दोनों को कत्ल करके चला गया है यार। मुझे तो एक और खतरा भी नजर आने लगा था। मैंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि वाजो ने तुम्हें धोखे में घर बुलाकर मरवा दिया है। मैं 3 बार क्वार्टर के दरवाजे तक गया और कान क्वार्टर से लगाए। एक बार तो मैं दरवाजा खटखटाने लगा था, लेकिन अंदर से धीमी सी आवाज आई। ये शायद तुम्हारी आवाज थी। इससे मुझे जरा तसल्ली हुई और मैं वापस आकर बैठ गया। लेकिन मेरी बेचैनी तुम्हें देख कर खत्म हुई है। ये थी उस वक्त की दोस्ती। दोस्त दोस्तों पर जाने कुर्बान करते थे। आज की फौज उस वक्त की फौज से बहुत मुख्तलिफ है। उस जमाने में सिपाही अनपढ़ होते थे और हर सिपाही की इतनी सी अहमियत होती थी कि वो सिपाही है, हुक्म का पाबंद, जिसकी अपनी कोई राय नहीं होती। बात सिपाही दिमागी लिहाज से अच्छे निकल आते थे, बातचीत अच्छे और पुरअसर अंदाज से कर लेते थे और अच्छे बुरे की तमीज़ रखते थे। ऐसे ही सिपाही तरक्की करते और ओहदे हासिल करते थे। हमीद ऐसे ही सिपाहियों में से था, जिस्मानी लिहाज से स्मार्ट और दिमागी लिहाज से चुस्त और चालाक, जुर्रत से बात करता और ओहदेदारों वगैरह पर अपना असर पैदा कर लेता था। ऐसी ही कुछ खूबियों के बदौलत वो अपने प्लाटून हवालदार और कंपनी के हवालदार मेजर का मंजूर नज़र बन गया था। इत्तफाक से ये दोनों ओहदेदार हमारे ही इलाके के थे। मैं हवालदार क्लर्क था और मैं हेडक्वार्टर कंपनी में था। क्लर्कों को पलटन में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अल्लाह ने मुझ में कुछ खूबियाँ और कुछ जौहर अता किए थे, जिनमें एक ये था कि मैं खुश तबा और जिंदा दिल था और मैं हर बात मज़ाहिया अंदाज में किया करता था और इन औसाफ ने मुझे हर दिल अजीज़ बना दिया था। हमारी बटालियन में एक नायक और उसकी एक वारदात बहुत मशहूर थी। ये 2-2.5 साल पहले का वाक़या था। उस वक्त बटालियन जलंधर छावनी में थी। ये नायक जलंधर से 20 मील दूर एक गांव का रहने वाला था। उसकी किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी थी। दुश्मन ख़ानदान में एक आदमी फितना और फसाद की असल जड़ था। बाज़ लोगों को फितना और फसाद में लुत्फ़ आता है। ये नायक उस आदमी को कत्ल करना चाहता था। उस आदमी ने नायक के ख़ानदान वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। नायक अपने कंपनी सूबेदार का ख़ास आदमी था। उसने कंपनी सूबेदार को अपना इरादा बताया। सूबेदार ने उसे कत्ल का प्लान बता दिया। एक शाम गिनती के बाद नायक एक लंबा चाकू लेकर चला गया। रात को उसने अपने दुश्मन के घर पहुंचकर उसे आवाज़ दी। वो सोया हुआ था। जाग कर बाहर आया। नायक ने उसके सीने और पेट में चाकू मारे और भाग आया। वो शख्स फौरन मरा नहीं। उसने घर वालों को आवाज़ें दी। सब बाहर आए तो उसने नायक का नाम लेकर बताया कि वो उसे मार गया है। उसे उठाकर थाने ले गए। वहां तक वो जिंदा रहा। थानेदार को बयान देकर मरा। नायक को मालूम था कि एक पैसेंजर ट्रेन जलंधर को जाती है। स्टेशन 4 मील दूर था। नायक गाड़ी के वक्त पर पहुंच गया और उस गाड़ी में उसे जलंधर पहुंचा दिया। वो अपनी बैरक में गया और कपड़े बदल कर सो गया। थानेदार उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके गांव गया। उसके घर पर छापा मारा। घर वालों ने कहा कि वो तो घर आया ही नहीं। गांव के किसी भी मर्द, औरत या बच्चे ने नहीं कहा कि वो गांव में देखा गया था।
थानेदार जालंधर छावनी नायक की गिरफ्तारी के लिए बटालियन के सूबेदार मेजर से मिला और अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर से मिला और उसे बताया कि फलां नायक एक आदमी को कत्ल कराया है। कंपनी सूबेदार और नायक को बुलाया गया। नायक ने हैरान होकर कहा कि मैं तो रात 10 बजे तक सूबेदार साहब के हुक्म से फलां काम करता रहा हूँ। सूबेदार ने उसके बयान की तायीद की। बैरक में उसके साथ रहने वाले जवानों को बुलाया गया। सब ने कहा कि ये तो सूबेदार साहब का बताया हुआ काम करके सो गया था और सुबह अपने बिस्तर से उठा था। कमांडिंग ऑफिसर ने थानेदार को चलता किया और कत्ल हजम हो गया। खानी भाई, एक रोज हमीद मेरे पास आया और कहने लगा, मैं उस नायक से मिला हूं और उससे पूरी वारदात सुनी है। अब जरा तुम मेरी बात पर गौर करो और मुझे मशवरा दो। मैंने उस शाहजी के साथ हिसाब बराबर करना है। उसने मुझे धोखे में अपने घर बुलाया और अपने 2 बदमाशों से मुझ पर हमला करवाया था। मैं ट्रेनिंग सेंटर से 5 दिनों की छुट्टी घर गया था तो आयशा ने मुझे बताया था कि वो अभी तक उसके हाथ नहीं आई और शाहजी उसके माँ बाप को परेशान करता रहता है। अब उसने आयशा को धमकी दी थी कि वो उसे अपने बदमाशों से अगवा करवा लेगा। तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने उससे पूछा। क्या तुम उस नायक जैसी वारदात करना चाहते हो? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं शाह को कत्ल नहीं करूंगा, उसके साथ कोई और सलूक करूंगा। तुमने खुद भी तो कुछ सोचा होगा। मैंने कहा, अकेले जाओगे? नहीं, उसने कहा, तुम मेरा साथ दोगे? मैंने जो सोचा है वो बताता हूँ, पहले ये बताओ कि मेरा साथ दोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है यार, मैंने कहा। मैंने तुम्हें भाई बनाया है। फिर हो गया काम। उसने कहा, शाम गिनती के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, बस मिल जाएगी, तुम्हारे शहर यानी कस्बे में उतरेंगे। वहां से मेरा गांव 7-8 मील दूर है, पैदल चलेंगे, शाह के घर तक जाएंगे। बाहर वाली दीवार पर चढ़ना और अंदर उतरना कोई मुश्किल नहीं। शाह को जगाकर बाहर ले आएंगे, मार पिटाई करेंगे, उसके कपड़े उतार कर घर से दूर दरख्त के साथ बांध देंगे और वापस आ जाएंगे। रात 2 बजे रेलगाड़ी तुम्हारे स्टेशन से गुजरती है। ये गाड़ी हमें 1.5 घंटे में वापस ले आएगी। यार, ये ना समझ लेना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता, मैंने कहा। असल में बात यह है कि यह वारदात इतनी आसान नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। ये सोचो कि शाह घर में अकेला नहीं होगा, उसकी बीवी और बच्चों का डर तो नहीं। हो सकता है कि उसने 1-2 बदमाश ड्योढ़ी में सुलाए हुए हों। हाँ खानी, हमीद ने कहा, बदमाशों की तो मैंने सोची ही नहीं और ना ही सोचूंगा। एक और खतरा याद आ गया। शाह का रखवाला कुत्ता, वो मशहूर है, मैंने ये कुत्ता देखा है। बुली नस्ल का खूनखार कुत्ता है। शाह रात को उसे खोल देता है और ये कुत्ता किसी को मकान के करीब से गुजरने ही नहीं देता। हमीद सोच में पड़ गया। कुछ देर के बाद बोला, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। जवानी में दिमाग मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मेरी फितरत एडवेंचर को बहुत पसंद करती थी, जिसे उर्दू में शायद मुहिम जुई कहते हैं। लेकिन अल्लाह ने अकल भी अता की थी। अंधेरे में जाने से पहले मैं सोच लिया करता था कि अंधेरे में क्या है, मतलब ये कि मैं कोई कार्रवाई अंधाधुंध नहीं किया करता था।